तलाक की फाइनल डेट को पति पत्नी कोर्ट के अंदर आते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो पत्नी पति की तरफ देखती है और जो पति होता है वह पत्नी की तरफ देखता है। देखने के बाद आंखों ही आंखों में न जाने उनके क्या इशारे होते हैं कि दोनों के दोनों एकदम से अपने कोर्ट पेपरों को फाड़ कर एक दूसरे के गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। और जो पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं होना तुमसे अलग, माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ है और मुझे अपने साथ ही रख लो। इस बात को सुनकर पति भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और उसके बाद यहाँ से दोनों पति पत्नी जब कोर्ट में पेश होते हैं तो जज साहब के सामने कह देते हैं कि जज साहब हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है। अगर अलग नहीं होना था तो क्यों उन्होंने कोर्ट केस किया था और इतने दिन तलाक का केस चलने के बाद अब उनके मन इस तरह से क्यों बदल गए। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जयपुर के अंदर एक सौरभ नाम का लड़का रहा करता है। सौरभ जिसके पिता के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है गांव में भी, और उन्होंने जयपुर के अंदर भी अपना खुद का अच्छा सा मकान बना रखा है, अच्छी बढ़िया कोठी बना रखी है। अब जो सौरभ होता है वह पढ़ाई लिखाई करके अपना बिजनेस करने लगता है और बिजनेस के काम को जब वह करने लगता है तो माता पिता सोचते हैं कि भाई अब तो बच्चा जवान हो गया है, अब क्यों ना इसकी शादी करवा दें। और करे भी क्यों ना, हर माता पिता जब बच्चा कमाने लगता है तो उसकी शादी के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो इसीलिए अब सौरभ के लिए इधर उधर लड़की ढूंढी जाती है और ढूंढने से पास ही के गांव में एक लड़की मिल जाती है जिस लड़की का नाम होता है अनीता। अब जो अनीता के घर वाले होते हैं जैसे वो सौरभ का परिवार देखते हैं, उसका रुपया पैसा प्रॉपर्टी देखते हैं तो एकदम से अपनी बेटी के लिए इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। और उसके बाद जब सौरभ अनीता को देखता है तो वह भी पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। और यहाँ पर वो कहते हैं ना कि पति पत्नी भी जो बनने वाले थे वो भी एक दूसरे को पसंद कर चुके थे और परिवार ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया था, तो भला कौन रोकने वाला था। इन दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। शादी के अंदर भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था क्योंकि अनीता के घर वाले भी कम पैसे वाले नहीं थे। हालांकि इनसे पैसों में कम थे लेकिन फिर भी उनके पास कोई कम पैसा नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है कि अनीता की शादी होकर वह सौरभ के घर में आ जाती है और सौरभ और अनीता अपने जीवन को बड़े ही प्यार से जीने लगते हैं। सौरभ अपनी पत्नी से प्यार किया करता है बेइंतहा, और जो अनीता होती है वह भी अपने पति से प्यार किया करती है। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं, यानी कि इन दोनों का जीवन बड़े ही प्यार से व्यतीत हो रहा है। जो सौरभ होता है वह बाहर जाया करता है पैसे कमाने के लिए, यानी कि अपने जो बिजनेस उसने कर रखा था उस बिजनेस को संभालने के लिए वह रोज सुबह ऑफिस जाया करता है और शाम को वापस लौट आया करता है। लेकिन धीरे धीरे जब इनको 1 साल होते हैं तो 1 साल के दौरान अचानक से यहाँ पर जो पत्नी होती है उसे पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। अब जैसे वो गर्भवती होती है तो यहाँ पर पति को बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो हमारा भी परिवार आगे बढ़ेगा और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वह अपनी पत्नी पर ख्याल किया करता पत्नी का, और उसी दौरान जो सौरभ होता है वो सोचने लगता है कि भाई अब बच्चा होने वाला है, मेरा परिवार बड़ा होगा तो क्यों ना मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा और बढ़ाऊं। जबकि अब तक वह ऐसे करता आ रहा था कि भाई जितना हो जाता है उतना ठीक है, फालतू के झंझट में नहीं पड़ना है, खामखा की टेंशन नहीं लेनी है। तो इसी वजह से जो सौरभ होता है वह अब बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए अब ओवर टाइम करने लगता है, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम निकाला करता, बिजनेस के बारे में सोचा करता, मीटिंग वगैरह लेने के लिए इधर उधर जाया करता, यानी कि जो बिजनेस यानी इसने यहाँ पर कर रखा था वही बिजनेस कहीं और करने की सोचता है। और जब वह ओवर टाइम करने लगता है तो उसकी पत्नी थोड़ी सी हैरान और परेशान होती है क्योंकि एक तो पेट में बच्चा था और उसी वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। और जब ये बात अपनी भाभी को बतियाती है, यानी कि उसका एक बड़ा भाई था सुंदर, और सुंदर की पत्नी को जब ये बात वो बताती है तो उसके बाद जो उसकी भाभी होती है वो कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी के चक्कर में पड़ गया हो, कोई खूबसूरत महिला तो नहीं है इसके ऑफिस में। इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है उसे याद आता है कि एक बार वह अपने यहाँ की और बिजनेस में जो मैनेजर थी वो उसको घर पर लेकर आया था और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो उसके बाद वो कहती है कि भाभी है तो सही, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और गोरी चिट्टी है बिल्कुल, और कपड़े भी वैसे ही पहना करती है। इस बात को सुनकर वह कहने लगती है कि अब तो पक्का तेरा पति तेरे हाथ से निकल चुका है और तू उसे ना घर पर रखा कर, बाहर मत जाने दिया कर। इसी वजह से जो पत्नी होती है अनीता वह अपने पति से अब लड़ाई करने लगती है। जब भी वह कभी लेट आया करता कि कहाँ थे इतनी देर तक और कहाँ रह गए थे, कभी कभी रात को जैसे चला जाया करता दूसरे दिन आने के लिए तो कहा करती कि भाई तुम रात में क्यों जाते हो, मुझे पता है जो कुछ भी चल रहा है। अब पति उसे समझाता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पत्नी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है।
वो तो हर बार यही बात कहा करती कि मैं जानती हूँ तुम उस मैनेजर के चक्कर में लगे हुए हो ना। जबकि जो मैनेजर थी वो उससे भाई कहकर बुलाया करती थी और ये भी उसे बहन कहकर बुलाया करता था। लेकिन पत्नी को कौन समझाए इन बातों को। वह कह भी देता है कि मैं उसे बहन का नाता रखा करता हूँ और तुमसे प्यार किया करता हूँ, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा जिंदगी भर भी। लेकिन पत्नी को तो अब उसकी भाभी की बातें जो थी वो उसके दिमाग पर विजय कर लेती हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसी कुछ कहा सुनी को लेकर, क्योंकि रात भर जो पति था वह घर से बाहर था, बिजनेस मीटिंग लेने के लिए वो बाहर गया हुआ था। और उसके बाद जब दूसरे दिन लौटता है शाम के समय, तो उसके बाद जो पत्नी होती है वो उससे झगड़ा करने लगती है। कहती है कि या तो तुम बाहर जाना बंद कर दो वरना मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। अब इस बात को सुनकर रोज रोज की टेंशन को देखते हुए जो पति होता है वो कह देता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बेशक से तुम्हारा जैसा मन करे वैसा कर लो, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं। ऐसा कहकर वह बाहर निकल जाता है। और इसके बाद जो पत्नी होती है वो ऐसा ही करती है, अपना सारा सामान पैक करती है, अपने भाई को फोन करती है और उसके बाद उसके साथ यहां से सीधा अपने मायके में जाकर बैठ जाती है। अब जब पत्नी वहां से मायके में चली गई थी, उसके माँ बाप भी बहुत रोकते हैं कि बेटी ऐसा मत कर, ऐसे मत जा। लेकिन उसके बावजूद भी जो पत्नी है वो नहीं मानती और एक नहीं सुनती है। कहती है कि नहीं, मैं तो जाकर रहूंगी और अब मुझे इस घर में आना ही नहीं है। ऐसा धमकी देकर वो चली गई थी। लेकिन जैसे ही घर से वो चली जाती है तो सौरभ के माता पिता उसके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे बात हो गई है और अपनी पत्नी को ले आ। तो वो कहता है कि नहीं मार, रहने दो, कुछ दिन वहाँ पर रहेगी तो अकल आ जाएगी, फिलहाल मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर वह मना कर देता है और उसके बाद वापस से अपने घर आकर अपनी उसी दिनचर्या को जीने लगता है। लेकिन जब 10 से 15 दिन बीत जाते हैं तो 10-15 दिन बाद माता पिता प्रेशर बनाते हैं, कहते हैं कि बेटा ले आ। और पति को भी लगता है कि हाँ भाई ले आता हूँ, समझा बुझा दूंगा, ये तो बेमतलब की बात पर ही झगड़ा हो रहा था। ऐसा सोचकर वह जाता है और अपनी पत्नी को मनाने के लिए कहने लगता है। लेकिन तब तक जो अनीता थी उसने अपने घर वालों को इतनी बुरी तरह से भड़का दिया था सौरभ के खिलाफ कि सौरभ के अंदर लाखों कमियां उनको दिखने लगती हैं और वह उसे खरी खोटी बातें सुनाने लगते हैं। यहाँ पर जो पति होता है वो कहता है कि देखो इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम लोग गलत कर रहे हो और भेज दो इसे मेरे साथ। लेकिन वो लोग उसे सुनाने पर आ जाते हैं और इसके बाद जो लड़का होता है वह भी वहाँ से फिलहाल चला जाता है। अब लड़का चला गया था और जो लड़की थी वह अपने घर में बैठी रहती है और धीरे धीरे समय बीतता है। पति सोचता है कि कोई बात नहीं, डिलीवरी के टाइम पर तो यहाँ पर आएगी। ऐसा सोचकर वह चुपचाप बैठा रहता है क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं डिलीवरी को। और उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो पत्नी ने अपने पति को ना तो बताया कि डिलीवरी होने वाली है या मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, पीछे से डिलीवरी हो जाती है और उसको तो मीडिएटर के थ्रू पता चलता है कि भाई उस लड़की को एक लड़की का जन्म हुआ है। इस बात को सुनकर पति को बड़ा ही बुरा लगता है और वह फिर से जाता अपनी पत्नी को मनाने के लिए। लेकिन पत्नी फिर से मना कर देती और कहती कि नहीं, अब मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं रही हूं। तो उसके बाद पति कहने लगता है कि अगर आना नहीं है तो तलाक कर लेते हैं, तलाक हो जाए। तो उसके बाद जो पत्नी है वो कहती कि हाँ हाँ तलाक हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं कोर्ट में केस डाल दूंगी। इसके बाद जो पत्नी होती है वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और यहाँ पर जो लड़का होता है उसके पास कोर्ट के सम्मन पहुंच जाते हैं। कोर्ट के सम्मन आने के बाद उसे विश्वास नहीं था कि उसकी पत्नी कोर्ट में केस उसके लिए डाल देगी। और उसके बाद उसे बुरा तो बहुत लगता है लेकिन अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता है कि भाई मैंने उसे अपना दिल दिया और उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी वह मुझसे अलग होना चाहती है। तो ठीक है, अलग हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी कोर्ट केस लड़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके ये कोर्ट केस अब अपने अंतिम फैसले की कगार पर आने लगता है। लेकिन उसी से पहले अचानक क्या होता है, यहाँ पर जो अनीता होती है उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और कोर्ट के अंदर बात चल रही थी कि जो सौरभ है वह उसे लगभग 50 लाख रुपए दे क्योंकि उसकी बेटी भी है और बेटी को वो अपने पास ही रखेगी और तलाक के एवज में उसे 50 लाख रुपए चाहिए। तो अब तक तो जो लड़का होता है वह कैसे भी करके इन पैसों को रोक रहा था कि भाई नहीं दूंगा। लेकिन जब बेटी बीमार हो जाती है तो उसी दौरान जो सौरभ का साला होता है वो उसके पास फ़ोन करता और कहता है कि हाँ भाई तुम्हारी बेटी बीमार हो गई है और तुम यहाँ पर आ जाओ और अपनी बेटी का इलाज करवाओ, तुम्हारी भी तो लगती है कुछ। क्योंकि यहाँ पर जब वह बीमार हो गई थी तो बहन ने अपने भाई से कहा था और भाई उसे लेकर हॉस्पिटल तो पहुँच जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि इलाज में खर्चा आएगा। तो उसके बाद वह कह देता है कि ठीक है कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप एडमिट करो और मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। अब भाई जो होता है वह अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि बहन देख, ये बेटी केवल तुम्हारी तो नहीं है, उसकी भी तो है, तो उसको फ़ोन करके बुला लेता हूँ और वो अपने आप खर्च करेगा, हम क्यों खर्च करें। ऐसा सोचते हुए वह अपने
जीजा के पास फ़ोन करता है, सौरभ के पास, और उसे बुला लेता है। कहता है कि आ जाओ, तुम्हारी ऐसे ऐसे बेटी जो है बीमार हो गई है। इस बात को सुनते हुए भागा दौड़ा आता है और यहाँ पर खुद रहकर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाता है। डॉक्टर साहब को पैसा जमा करवाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, इलाज में पैसे कितने खर्च हो जाएं, लेकिन बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर वह डॉक्टर साहब को सलाह दे देता है। डॉक्टर साहब जो होते हैं, जब वह देखते हैं कि भाई हाँ पैसे देने के लिए तैयार है और वह उसे एडवांस पेमेंट भी कर चुका था, तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो इलाज में लग जाते हैं। और उसके बाद बेटी का इलाज चलता है लगभग 7 से 8 दिन तक। और 7-8 दिन इलाज चलने के दौरान जो सौरभ होता है वो यहीं पर बैठा हुआ था, और यहाँ पर बैठा बैठा जब इलाज हो जाता है और वो ठीक हो जाती है, तो उसके बाद अंत के समय में अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि बेटी तो ठीक हो गई है, लेकिन आगे भी अगर कभी ये बीमार हो जाए तो मुझे बता देना, मैं पैसे दे दूंगा और खुद इलाज करवा दूंगा। और हाँ, जो 50 लाख रुपए तुम मांग रही हो ना, उसकी जगह मैं 60 लाख रुपए दे दूंगा, और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि बेटी का खर्च भी तो है। ऐसा कहकर वह अपनी आंखें नम करता हुआ वहां से चला जाता है। और जो पत्नी होती है, जब इन बातों को सुनती है तो उसके बाद वह चुपचाप रह जाती है। यहाँ से जो पति है वहाँ पर चला जाता है और अब फैसले की अंतिम घड़ी आ चुकी है। इस अंतिम घड़ी में जज साहब फैसला सुनाने वाले थे, और जो लास्ट तारीख होती है, उस लास्ट तारीख को जो पत्नी होती है अनीता, वह अपने परिवार के साथ वहाँ पर आती है। लेकिन जो सौरभ था वह अकेला ही वहाँ पर आता है, क्योंकि वह अकेला ही अपना फैसला ही तो सुनना है, कौन सा बड़ी बात करनी है, और वो पैसे के कहेंगे तुरंत के तुरंत चेक काट कर दे देगा, क्योंकि उसके पास रुपए पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए वह वहाँ पर आता है। लेकिन अब तक जो अनीता थी वह अपने पति के बारे में ढेर सारी बातें सोच चुकी थी, और इन बातों को सोच सोच कर उसे रियलाइज होता है कि उसका जो भी कुछ था वो मन का वहम था। ऐसा उसका पति बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो सोच रही थी। तो इन्हीं बातों को सोचते हुए अनीता जो होती है, आज जब कोर्ट के अंदर आती है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है जब उन दोनों का आमना सामना होता है। और उसी दौरान यहाँ पर जो सौरभ होता है वह भी उसकी तरफ आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। लेकिन तभी जो पत्नी होती है वह एकदम से उस फाइल को जो उसके हाथ में थी उसे पकड़कर फाड़ देती है उसकी तरफ देखते हुए। और जैसी पत्नी उस फाइल को फाड़ती है तो यहाँ पर पति के पास भी कुछ डॉक्यूमेंट थे, उनको भी वो भी फाड़ देता है। और फाड़ने के बाद जब वह खड़ा रहता है तो पहले पत्नी की आंखों से आंसू निकलते हैं और उसके बाद पति की आंखों से आंसू निकलते हैं। और इसके बाद एकदम से जो पत्नी होती है वो भाग कर आती है और उसके गले लिपट जाती है कोर्ट के अंदर ही। अब जैसे कोर्ट के अंदर ये सब कुछ होता है तो यहाँ पर उसके परिवार वाले देखते हैं, लेकिन इतनी देर में अंदर सुनवाई का समय आ जाता है और जज साहब इनको हाजिर होने के लिए कहने लगते हैं। उसके बाद दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद जब जज साहब कहते हैं कि हाँ भाई अब तुम्हारा फैसला सुना देते हैं, लेकिन तभी जो अनीता है वो जज साहब की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं साहब, हमको तलाक नहीं लेना और हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि जब तलाक का जो फैसला हुआ करता है उस फैसले के अंदर अगर किसी का घर बसता है तो जज साहब उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि उन दोनों को अलग करने में प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक बार तलाक होने के बाद इंसान को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और इसीलिए वो कहते हैं जब तुम दोनों एक साथ रहना चाहते हो तो हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, बेशक से एक साथ रहो, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं। अपने घर वालों से पहले जो अनीता थी वो बाहर निकल गई थी, लेकिन इसके बाद जो अनीता होती है वो कहती है कि चलो यहाँ से, अगर यहाँ पर रही तो दिक्कत हो जाएगी और जल्दी से चलो। उसके बाद दोनों जो लड़का होता है सौरभ उसकी गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ से सीधा घर जाते हैं। घर पर उसकी भाभी होती है और उसकी भाभी से जो अनीता होती है वह अपनी बेटी को लेती है, छोटा मोटा सामान जो कुछ भी था उसे पैक करती है और पैक करने के बाद दोबारा से उस गाड़ी में बैठकर सीधा अपने घर चली जाती है, यानी कि अपने ससुराल चली जाती है। और वहाँ पर जाने के बाद जब उसकी सास उसे देखती है तो उसे ये पता था कि भाई आज अंतिम फैसला है और आज बेटे का तलाक हो जाएगा। लेकिन जब बहू घर पर आती है और वो भी बेटी के साथ, तो एकदम से हैरान हो जाती है। उसके बाद कहने लगती है कि बेटा इसे क्यों ले आया अपने साथ, इससे तो तुम्हारा तलाक हो गया था ना। तो वह कहता है कि नहीं माँ, तलाक कैंसिल हो गया और अब हम लोग एक साथ रहेंगे। इस बात को सुनकर माँ हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा मैंने तुम्हें कई बार भेजा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तुम्हारे साथ नहीं आई और अब ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहता है कि माँ इससे ही पूछ लो, मुझे तो नहीं पता कि इसे ऐसा क्या हुआ है और ना मैंने पूछा, हम दोनों एक साथ थे, यही मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा कहकर बेटा तो अंदर चला जाता है, लेकिन तभी जो सास होती है वो अपनी बहू पूछती है। तो जो बहू होती है वो कहती है कि माँ जी कुछ नहीं, बस बेटी बीमार हो गई थी और उसी टाइम पर मेरे भाई ने ऐसा कह दिया था कि जब उसकी बेटी है तो उसको भी
पैसे तो उसको लगाने चाहिए और इसीलिए ये पैसे लगाने के लिए आते हैं और 2-3 दिन लगातार हॉस्पिटल में ही रहते हैं। उस दौरान ये अच्छी तरह से हम दोनों की देखभाल करते हैं, हमारे लिए नाश्ता वगैरह लाते हैं और मेरा भाई जब ये देखता है कि भाई ये यहाँ पर आ गया है तो मुझे छोड़कर चला जाता है। उस बीच हम दोनों एक दूसरे के जीवन को देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना काफ़ी ज़्यादा अधूरे हैं और अगर मेरा पति इस तरह का होता जिस तरह का मैं सोचा करती थी तो मेरा पति मुझे देखने के लिए और मेरी बेटी के पास रुकने के लिए क्यों आता। हाँ, आ भी जाता शर्मा हजूरी की भाई पैसे लगाने के लिए और आकर पैसे देकर चला जाता, लेकिन जिस तरह से मेरी बेटी से प्यार कर रहा था और मुझसे अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा था तो इससे साफ जाहिर होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और आते वक्त और इसने ऐसी बात कह दी थी कि तुम 50 मांग रही हो, मैं 60 दूंगा, लेकिन बेटी की जिंदगी में कोई खलल नहीं आनी चाहिए, अच्छी तरह से उसका जीवन व्यतीत होना चाहिए। इस बात को सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते, ये तो वहां से चले आते हैं। लेकिन 2-3 दिन लगातार मैं ये बात सोचती हूँ, जो भाई अपना बन रहा था कि बहन कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे पास, तेरा यहाँ पर जीवन व्यतीत हो जाएगा और तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, वो भाई मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गया। लेकिन मेरा पति आया। और फिर दूसरी बात ये भी थी माँ जी कि अभी तो बच्ची छोटी है, उसे नहीं पता कि उसके मम्मी कौन है, पापा कौन है, मम्मी कैसे कहा करते, पापा कैसे कहा करते हैं। लेकिन कल को ये बेटी जब बड़ी होगी तो ये भी तो पूछेगी कि मेरे पापा कहाँ हैं। इसीलिए मैंने यही फैसला किया, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी इनसे बात करने की। और जब कोर्ट में आमना सामना हुआ तो मैंने इनके सामने ही कोर्ट के पेपर फाड़े और उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर हमने यही फैसला किया और जज साहब से भी ऐसा कहकर हम लोग ऐसे ऐसे आ गए। माँ जो होती है सौरभ की, वो बड़ी खुश होती है, कहती है कि बेटी ये तूने बहुत अच्छा काम किया है, वरना जिंदगी भर तुझे परेशान होना पड़ता, क्योंकि तुझे नहीं पता कि पति ही अपना हुआ करता है, उसके अलावा जितने भी रिश्ते नाते हुआ करते हैं वो तो क्षणिक भर होते हैं। यानी कि हम तेरी सास हैं, हम भी कुछ ही दिन तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे भैया भाभी हैं, जो बड़े भैया हैं वो भी कुछ दिन साथ रहेंगे, माता पिता भी कुछ दिन साथ रहेंगे, लेकिन जो पति का रिश्ता होता है ना वो जिंदगी भर साथ रहता है और उसके अलावा कहीं भी तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत नहीं हो सकता। और ये तूने बहुत अच्छा किया है। उसके बाद आज तक भी अनीता और सौरभ एक साथ रहा करते हैं और सौरभ इस बार जब बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मैं बिजनेस बढ़ा रहा हूँ, उस वजह से सब कुछ हो रहा है, उसे तो मैं बहन माना करता हूँ, तो यहाँ पर अनीता माफ़ी मांगती है, कहती है कि शर्मिंदा मत करो, पहले ही मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूं और इससे ज़्यादा अब मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। ऐसा कहकर जो अनीता है उससे माफ़ी मांग लेती है और आज तक भी वो लोग एक ही घर के अंदर एक साथ प्यार से अपने जीवन को जिया करते हैं। बेटी की उम्र फिलहाल 4 साल हो चुकी है और वो लोग खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसी लड़की की जो कि तलाक से वाले फैसले से एक दिन पहले ही यानी कि उसी दिन अपने पति के गले लगकर वहां से भाग आती है। तो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।